हेलो विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार 8वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वसंत पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। विद्यार्थियों, इस पाठ को लिखा है कामतानाथ जी ने। कामतानाथ जी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने इस कहानी से यह संदेश दिया है कि मशीनी युग के दौर में हमें हाथ से बनी वस्तुओं को भी अपनाना चाहिए। भारत की धरोहर हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को अपने पूर्वजों के उद्योग धंधों को बंद न करके नवीनीकरण द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो लाख की चूड़ियाँ, लाख एक पदार्थ होता है जिससे डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कहानी इस प्रकार है। सारे गांव में बद्दू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो लेखक जो बता रहा है कि जब अपने मामा के गांव जाता था लेखक, तो वहाँ पूरे गांव में सबसे अच्छा जो उनको व्यक्ति लगता था, आदमी लगता था, वो थे बदलू अंकल। और वो उनको क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर उनको गोलियां देते थे लाख की। बच्चों को जो कुछ चीज़ें देता है तो बच्चे ज़्यादा प्रेम उन्हीं को करते हैं, ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां, ऐसी गोलियां होती थी जिनको देख करके सारे बच्चे जो है बड़े आकर्षित होते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बद्दू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक अपने मामा के गांव जाता था, तो यानी कि उसके मामा के गांव के होने के नाते उन्हें बद्दू मामा कहना चाहिए। लेकिन गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहता था, बदलू मामा नहीं कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि चबूतरा, आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी यानी कि जलती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो जो बदलू है उनका घर ऊंचे ऊंचे स्थान पर है। उनके सामने आंगन है। आंगन में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ है और वहाँ पर वो जहाँ पर अपना काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, पास में एक भट्टी जली रहती है और उसमें वो लाख पिघलाते हैं, उस पदार्थ को पिघलाते हैं। और एक लकड़ी की चौखट यानी कि एक चौकोर लकड़ी, तो उस पर जो है वहाँ पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर यानी कि उसको पिघलाया जाता था तो उसके सलाख यानी कि तीलियाँ कहते हैं, यानी कि छड़ टाइप की पतला पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा यानी कि बेलन के आकार की, जैसे बेलन होता है गोल गोल, मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। तो जैसा कि बताया गया है कि वो जो है लाख पिघलाता एक चौकोर लकड़ी में और उसके बाद उनकी सलाखें बना के फिर बेलन नुमा, उसके बाद मुंगेरियाँ थी, उनमें वो जो है उनको चूड़ियों का आकार देता। वो जो आगे से कुछ पतली थी और पीछे को मोटी थी, यानी कि जिस आकार की चूड़ियाँ चाहिए तो उस आकार में उसमें बनाई जा सकें। और जो है जब उनको पूरी हाथ की जब उसमें चूड़ियाँ बना लेता था, मुंगेरी में उनको पूरा आकार दे देता था बदलू, उसके बाद उनमें रंग भरता था, अलग अलग रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया यानी कि एक बैठने का एक छोटी सी स्टूल टाइप का होता है, ठीक है,
गांव में आपने देखा होगा, तो उस पर काफ़ी पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का यानी कि जिसमें तंबाकू पीते हैं, तो गांव के लोग आज भी बहुत जगह लोग ऐसा करते हैं, तो वो जो है उसमें बीच बीच उसको पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया यानी कि जो बैठने का स्टूल है, एक चारपाई टाइप की जो बैठने के लिए होती छोटी सी, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर नववधू की कलाई हो। तो इस प्रकार से लेखक जब भी वहाँ जाते तो बदलू उनके लिए मचिया मंगा लेता था, और लेखक वहाँ पर जो है काफ़ी से पूरे दिन लगभग सारा जो अधिकांश समय था लेखक का उनके पास ही बीतता था, और उनको देखते रहते थे कि किस तरीके से चूड़ियाँ बना रहे हैं। और उसके बाद दिन भर में 4 से जोड़े चूड़ियाँ वो बनाते थे। उसके बाद जब पूरा जोड़ा एक जोड़ा बना लेते थे, उसको बेलन में ऐसे डाल करके इस तरीके से उसको देखता था बदलू, इस तरीके से निहारता था कि जैसे वो किसी कोई बेलन ना होकर के किसी नववधू की कलाई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तन्मयता के साथ बहुत मन लगा करके वो अपना काम किया करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं जो चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि जो पुश्तैनी पेशा होता है, जैसा कि जो काम बदलू कर रहा है, यानी कि उनके पापा भी वही काम करते होंगे, उनके दादे भी वही काम करते होंगे। जो पुश्तों से चला आ रहा जो पेशा होता है उसे पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी कि डिमांड, मांग, बिक्री बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में बेचता न था। तो बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पुश्तैनी पेशा था, पैतृक पेशा था, और वो बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उस गांव के जितनी महिलाएं थी सब उसी के हाथ की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी बदलू से ही चूड़ियाँ खरीद के ले जाते थे। और एक खासियत थी बदलू की, वह कभी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय यानी कि आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा दे के कोई भी सामान लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में पैसे का अभाव होता था, लोग वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, लेन देन करते थे। तो इस तरीके से जो है बदलू भी पैसे न लेकर के बल्कि उसके बदले में, चूड़ियों के बदले में अनाज ले लेता था। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। और बदलू बहुत सीधा था स्वभाव से। कभी वो किसी से झगड़ा नहीं करता था, कभी किसी से कोई ऐसी बातें नहीं करता था। लेकिन शादी के अवसर पर वो वैसे तो जनरली वो चूड़ियों को बेचता नहीं था, वो वैसे ही वस्तु विनिमय करता था। लेकिन विवाह के समय में वो पूरा सारी कसर जो है, सारा उसका सब कुछ, सारा दाम, वस्तु भी और वस्तु के साथ साथ पैसे भी, वह सब लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ का महत्व ही और होता है। तो यानी कि सुहाग का जोड़ा यानी कि जो शादी में जो जोड़ा पहना जाता है उसको बहुत, विवाह जो होता है एक बहुत पवित्र बंधन होता है, तो उस जोड़े को बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसलिए बदलू जो है यानी कि बहुत अधिक इसका महत्व होता है। तो बदलू उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात में बिगड़ गया था, तो फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना यानी कि एक मुहावरा है, बहुत मुसीबत का सामना करना। तो एक बार की बात है कि लेखक के मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी, तो वो वहाँ जिद पकड़ ली थी उसने। तो उसके बाद जो है उसको मनाने में बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा, बहुत कठिनाई उसको मनाने में हुई। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो विवाह के समय में बहुत सारी चीज़ें उसकी
पत्नी के लिए वस्त्र और बदलू के लिए वस्त्र, पगड़ी वगैरह, और उसके साथ साथ पैसे भी। ये बहुत सारी चीज़ें विवाह के समय लोग उसको दिया करते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो लेखक कह रहे हैं कि बदलू को जो है कांच की चूड़ियों से बहुत अधिक चिढ़ थी। वो बिल्कुल जो भी, अगर उससे किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो अंदर अंदर कुढ़ उठता, यानी कि वो अंदर अंदर जो है जलता, क्रोधित हो जाता और उसको जो है 2-4 बातें भी सुना देता कभी कभी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो इस तरीके से वो जो है लेखक से घंटों बातें करता और उनसे सब कुछ हाल चाल पूछता, पढ़ाई के बारे में पूछता और शहर के बारे में पूछता, शहर के जीवन के बारे में। तो लेखक उससे कहता कि शहर में तो ऐसा नहीं होता काका, शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, वहाँ तो कोई लाख की चूड़ियाँ पहनता नहीं। तो बदलू उत्तर देता कि शहर की बात और है बेटा, वहाँ पर सभी कुछ होता है। वहाँ पर यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड होते हैं, वहाँ के लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। गाँव में थोड़ा सा एक मर्यादा होती है। तो बदलू कहता कि वहाँ तो लोग, स्त्रियाँ जो हैं, औरतें अपने मर्द का यानी कि अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के भी सड़कों पर घूमती हैं, और वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं। यानी कि गांव की जो स्त्रियाँ होती हैं वो काम करती हैं, तो काम करते करते उनके हाथ थोड़ा सा कठोर होते हैं, लेकिन शहर की स्त्रियाँ काम नहीं करती हैं, तो जिसके कारण उनके हाथ बहुत मुलायम होते हैं और लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी वेटेड भी होती हैं कांच की चूड़ियों के बजाय। तो इसलिए बदलू कहता है कि अगर वो इनको पहनेंगे तो उनके जो है कलाई में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय में के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। तो उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि जो है वो जब भी लेखक वहाँ जाते हैं बदलू काका के यहाँ, तो काफ़ी अच्छी खासी खातिर वो उनकी करते हैं। और जब उनके गाय के दूध होता है, गाय दूध देती है जिन दिनों, तो वो उनके लिए जो है मलाई बचा कर रखते हैं। आम के टाइम में जब आम की फसल होती है उनको आम खिलाते हैं, रोज़ 2-4 आम देते हैं। और इसके अलावा कि जो उनकी जिस कारण लेखक को बदलू काका सबसे अच्छे लगते थे, उसका एक कारण था कि वो लेखक को रोज़ 1-2 सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा यानी कि प्रायः, अधिकांश, बहुधा का अर्थ है अधिकांश, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो लेखक बता रहे हैं कि वो 2-3 बार ऐसे हर साल गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, तो 2-3 साल ही गए होंगे। तो उसके पश्चात उनके पापा का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो उनका स्थानांतरण हो गया, तो जिस कारण वो वहाँ से बहुत दूर चले गए। तो 8-10 सालों तक वो अपने मामा के गाँव नहीं जा पाए। तो जब 8-10 सालों के बाद गए तो तब तक काफ़ी अंतर आ चुका था उनकी उम्र में, तो उनकी रुचियाँ बदल चुकी थी। अब उनको लाख की गोलियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, अब इन चीज़ों में उनकी रुचि नहीं रह गई है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी।
तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर पर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक बहुत समय के बाद जब गया तो अब लेखक की रुचि उसमें नहीं रह गई है लाख की गोलियों में, तो इसलिए लेखक तब भी बहुत दिन रहने के बावजूद भी बदलू के घर नहीं गया। अब एक बार लेखक देखता है कि जो है हर किसी के हाथ में अब यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियाँ हैं, कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन रहा है। एक बार हुआ क्या, बरसात का समय था, लेखक की मामा की लड़की फिसल गई तो उसके फिसलने से उनकी जो है कलाई नीचे लगी तो उसकी कांच की चूड़ी टूट के उनकी कलाई में चुभ गई। तो लेखक ने उसमें मरहम पट्टी की। तो उसके बाद जब ये हुआ तब इस घटना के बाद लेखक को बदलू अंकल का ध्यान आया। तो शाम को घूमते घूमते वो बदलू के यहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि चबूतरे पर एक उसी नीम पेड़ के नीचे जहाँ वो अपनी भट्टी को जला करके अंगीठी जला करके चूड़ियाँ बनाया करते थे, वहाँ पर चारपाई में लेटे हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी कि देखता रहा। अब लेखक बड़ा हो चुका था, काफ़ी समय बाद गया था। अब बदलू काका बूढ़े भी हो गए थे तो इसलिए उनको पहचाना नहीं और बहुत देर तक उनको देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से मैं गोलियां लेकर जाता था, बचपन में आता था। ये सब उन्होंने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो उसके बाद लेखक जो है जब उसने बताया कि मैं वो हूँ तो वो अपनी मेमोरी को खंगालता है, अपने दिमाग में जोर डालते हुए उसके ध्यान में आता है कि हाँ, एक जो बचपन में पहले एक बच्चा आया करता था जनार्दन, ये वही है। तो उन्होंने कहा कि आओ लला आओ बैठो, काफ़ी दिनों के बाद आप आए हो आज गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव। जब लेखक ने देखा, इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई कि उनको कहीं बदलू काका की भट्टी नहीं दिखाई दी, उनकी मच्छियाँ नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने फिर पूछ लिया कि काका जो है क्या बात है, आजकल अब जो है आप काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा, नहीं लला, अब जो है कई साल से मेरा काम बंद हो गया है, क्योंकि अब लोग जो है लाख की बनाई हुई चूड़ियाँ कम पहनते हैं। सब गाँव गाँव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है और कांच की तरह से इतनी सुंदर भी नहीं हो सकती हैं लाख की चूड़ियाँ, और मशीन का युग आ गया है। तो हाथ वाले जो लोग हैं, जो हाथ का कारोबार करते थे, क्योंकि उतनी सफाई या उतनी सुंदरता हाथ के काम से नहीं आ पाती है कि जितनी मशीन से आती है। तो ने कहा कि ऐसा लाख की चूड़ियों से कहाँ संभव है कि जितनी सुंदर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो लेखक के साथ जैसा कि अभी उससे पहले कुछ घटना हुई थी कि उनकी मामा के लड़की के हाथ में कांच की चूड़ी चुभ गई थी, तो उसने कहा कि काका, कांच जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और जो है बहुत जल्दी टूट जाता है। तो उसने कहा कि हाँ लला, नाजुक तो होता है। और उसे ऐसा कहते कहते बदलू काका को खांसी आ गई और वो खांसते खांसते बहुत देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है,
अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आज से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो जब वो बहुत देर तक खांसने लगा कि लेखक को एहसास हुआ कि हो सकता है इनको दमा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी थी और शरीर भी उनका अब ढल चुका था। उनके हाथों में, उनके माथे पर नसें उभर आई थी, बुढ़ापे की सारे लक्षण उन पर दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा, बद्दू काका ने, कि बेटा मुझे दमा नहीं है, ये ऐसी जो सीजनली ऐसी खांसी है, तो 1-2 महीने 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कि दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक ये सब चीज़ देख के बड़ा दुखी रहा कि जो है बदलू का, क्योंकि अगर व्यक्ति लगातार काम करता है तो उनका शरीर भी थोड़ा सा साथ देता है। अगर काम ना करने की वजह से भी व्यक्ति का शरीर ढल जाता है, तो लेखक ने देखा कि जो है उनके पास अब काम नहीं है और मशीन का युग आ गया है। तो मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात उनका रोजगार छीन लिया है। कुछ देर शांति रही, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। लेखक ने पूछा कि अब आम कैसे हो रहे हैं, आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी कि उसकी ओर मुँह करके, मुखातिब होना यानी कि उस सामने की ओर मुँह करके बोला कि माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो लेखक ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है काका, आम बहुत खाए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है बचपन में आते थे, इतने आम हमको खिलाते थे, तो अभी आपको कैसे जाने देंगे बिना आम खिलाए? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इसके चौगुने आम एक वक्त यानी कि एक टाइम में, एक बार में खा जाता था। तो फिर जो है उन्होंने आम मंगाए बद्दू काका ने। तो उनकी जो बेटी थी रज्जो, वो आम लेके एक डलिया में खूब सारे। तो लेखक ने कहा कि ये तो बहुत सारे, इतना कैसे खाऊंगा? तो बद्दू काका ने कहा कि अरे आप तो क्या बात है, शहरी हो तो शहर के लोग ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। मैं आपकी उम्र का जब होता था तो एक टाइम में बहुत सारे, ये इतने आम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसके 4 गुने आम में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो बद्दू काका ने अपने बेटी से कहा कि लला को 2-4 अच्छे अच्छे सिंदूरी, जो आम की एक वैरायटी है, इसको आप जो है छाँट के दो, अच्छे अच्छे पके पके। और उसके बाद जो है, फिर उसके बाद रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली यानी कि ऐसे हाथ में लेकर, लेखक की ओर दोनों हाथ ऐसे मिला करके उनके बीच में रख करके बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी, यानी कि बहुत अच्छी लग रही थी। जब लेखक ने देखा आम देते हुए, तो उनके हाथ में कि बहुत सुंदर सुंदर कलाइयाँ हैं और उसमें जो लाख की चूड़ियाँ हैं बहुत सुंदर लग रही थी, काफ़ी छज रही थी, काफ़ी शोभायमान हो रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो जब
लेखक ने देखा तो उनकी निगाह को उन्होंने पहचान लिया बदलू काका ने, तो बोला कि बेटा यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था और जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए, लेकिन उन्होंने उचित दाम नहीं दिया, तो इसलिए मैंने नहीं दिया कि बोला शहर से ले आओ। ये मेरा आखिरी जोड़ा था मेरे हाथ का बनाया हुआ लाख की चूड़ियों का। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक ने वहाँ तो कुछ देर बाद वहाँ से लेखक चला गया और उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने देखा कि बदलू जो है आज भी व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, उसका स्वाभिमान आज भी पूर्ण रूप से जीवित है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसका स्वाभिमान है, वो कांच की चूड़ी की तरह कच्चा न होकर के बल्कि लाख की चूड़ी की तरह बहुत अधिक परिपक्व है, बहुत अधिक मजबूत है।